यस, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और चलिए अपना डिस्कशन जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों ने प्रीवियस सेशन में फाइनेंशियल लाइबिलिटी में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड को लगाना सीखा था कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड से हम सब लोग फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैसे कैरी ऑन करते हैं एसीएम बेसिस के ऊपर। और उसके बाद में कुछ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपन ने देखा था कि जैसे एक ही कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके अंदर इक्विटी लाइबिलिटी को सेग्रीगेट करना, ठीक है, ईआईआर के साथ में, ईआईआर के बिना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बिना। सो बेसिकली ये सारे कॉम्बिनेशन होने के बाद में अमोर्टाइज कॉस्ट जो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो मेथड हमारा चलता था वैसा का वैसा ही हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में भी देखा। अब हम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं, जितनी चीजें हम सब लोग अभी कर पाएंगे। जैसे कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करती है, आने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो उनके ऊपर अपन ज्यादा डिस्कस ना करते हुए एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे और अप्रोप्रिएट हेडिंग की चर्चा जो है वो अपने को रेलिवेंट इंडेक्स में ही करने को मिलेगी अच्छे से, वहां पे अपने को ज्यादा उसका मालूम पड़ेगा नॉलेज। तो यहाँ पे जितना हो सकता है इंडेक्स 109 के अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपके साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे कहता है देखिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी जिसमें अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पॉइंट ए हमारा हो चुका है एकदम क्लियर। अब रही बात ये कि सर कौन सा मेथड लगाना है, उसके लिए बिजनेस मॉडल चेक करना पड़ेगा क्या? तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस मॉडल चेक करने जैसा कुछ नहीं होता। तो अमोर्टाइज कॉस्ट हमने देख लिया। सर अमोर्टाइज कॉस्ट में जनरली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, लाइबिलिटी जनरली क्या होती है, कॉस्ट पे ही चलती है। बहुत कम फेयर वैल्यूएशन होता है लाइबिलिटी का। बट क्या फेयर वैल्यूएशन होता ही नहीं है? द आंसर इज रॉन्ग, फेयर वैल्यूएशन बिल्कुल होता है। और आज मैं आपको बताता हूं, देखिए कि कौन सी ऐसी लाइबिलिटी है जिनका हम फेयर वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि उनको हम या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करें या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई करें, वट एवर द केस में बी। तो बताइए ऐसे ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको बताया जा रहा है लाइबिलिटीज दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए रखी गई है, उस लाइबिलिटी का हमें फेयर वैल्यूएशन करना पड़ता है। अच्छा सर, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को तो हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करते हैं, ये तो हमने फाइनेंशियल एसेट्स में समझ लिया था, ये बात भी हमको समझ में आ गई थी। बट सर लाइबिलिटी को ट्रेडिंग के लिए कैसे रख सकते हैं? मतलब कोई आदमी लाइबिलिटी में कैसे ट्रेड कर सकता है ना? तो ऐसी कोई लाइबिलिटी बता सकते हैं आप जिनके अंदर आप ट्रेड करते हैं, या उस लाइबिलिटी के अंदर आप जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसका कुछ फायदा नफा नुकसान उठाते हैं? कोई एग्जांपल आपके बारे में मतलब शेड्यूल 3 के अंदर मैंने शायद बताया भी था, शायद आपको बताएंगे आप मेरे को कि ऐसी कोई लाइबिलिटी। देखिए हाँ, बताया कैसे नहीं था, बिल्कुल बताया था। करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने एक बात जरूर बताई थी कि ऐसी लाइबिलिटी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है वो आपकी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। याद आया कि नहीं आया? तो बताइए मेरे को। वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कहा था कि हम लोग आईएफआरएस 9 इंड एस 109 में इस पर्टिकुलर एग्जांपल को पढ़ेंगे। तो बताइए लाइबिलिटीज दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? अरे कैसी बातें करते हो, बिल्स पेबल को हम बेचते थोड़ी ना है, ट्रेडिंग के लिए थोड़ी ना रखा है उसको। इसका सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आप सब लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो, कभी शेयर मार्केट आपने देखा है तो आपको डेफिनेटली ध्यान में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो लास्ट में मैं बता ही दूंगा। बताइए। हाँ जी, शॉर्ट सेल्स सुना आपने? शॉर्ट सेल्स नाम, शॉर्ट सेल्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में अभी कुछ क्वांटिटी नहीं है, शेयर की कोई क्वांटिटी नहीं है, स्टॉक की कोई क्वांटिटी नहीं है, सिक्योरिटी की कोई क्वांटिटी नहीं है, ऑप्शन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की कोई क्वांटिटी नहीं है, बट मैं क्या करता हूं, उस क्वांटिटी को सेल कर देता हूं। मेरे पास में है ही नहीं वो क्वांटिटी, फिर भी मैं सेल कर देता हूं, उसको कहते हैं शॉर्ट सेल्स। ठीक है, तो मेरे पास में ये शॉर्ट सेल्स क्वांटिटी के रिगार्डिंग, मतलब बेसिकली मेरे पास में कोई क्वांटिटी नहीं है सिक्योरिटीज के अंदर और मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि मेरे को ये मालूम था कि आगे चलकर इसकी जो प्राइस होगी ना वो बड़ी जबरदस्त तरीके से गिर जाएगी। तो जब गिरेगी ना प्राइस, तब मैं उठा लूंगा उसको और उठा के स्क्वायर ऑफ कर दूंगा पोजीशन, है ना? तो ये जो शॉर्ट सेल्स के जो एक्सपोजर होते हैं ये आपके लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने अगर सेल कर दी है तो आपकी लाइबिलिटी बन गई है। उस लाइबिलिटी का इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपको वो एक्सपोजर को क्लोज करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको बाजार से
या फिर कहीं भी और से आपको क्या करना है, सीधी बात है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज करना है। अब सीधी बात है, वह ऐसा कोई आदमी क्यों करता है, शॉर्ट सेल्स क्यों करता है, उसके पास में सामान ही नहीं है बेचने के लिए, तो सीधी बात है प्राइस के अंदर गेन करने के लिए। तो वो लोग जो शॉर्ट सेल्स करते हैं उनकी लाइबिलिटीज जनरेट होती है, और वो लाइबिलिटीज का वो लोग पेमेंट जब करते हैं तो उनको फायदा होता है, और वो लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं मतलब वो लाइबिलिटी को जब मटीरियलाइज करते हैं वो लोग एक्चुअल में, जब उस क्वांटिटी को वो लोग परचेज करते हैं तो कम दाम पे परचेज कर लेते हैं, इससे उनको फायदा हो जाता है। तो ऐसी चीजें दोस्तों ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखी जाती है बिजनेस के अंदर, और ऐसी चीजों का फेयर वैल्यूएशन हमेशा किस पे होता है, थ्रू P&L, बिकॉज ये जो लोग हैं जो शॉर्ट सेल्स करते हैं वो कोर ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन के प्राइस फ्लक्चुएशन में पैसा कमाना। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। हाँ जी दोस्तों बताइए फटाफट से। yes, है ना? तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी है कंटिंजेंट कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एक्वायरर इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आगे चलकर हम जब बिजनेस कॉम्बिनेशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक कंटिंजेंट कंसिडरेशन नाम की चीज अपने को देखने को मिलेगी। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अमालगमेशन करते हैं ना, तो अमालगमेशन करते हैं तो अपन परचेज कंसिडरेशन की टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि भाई ये देंगे आपको, वो देंगे आपको, खरीदने के ऊपर इतने शेयर दिए जाएंगे, इतना कैश दिया जाएगा, इतने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, है ना? तो पीसी का डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं एक्विजिशन ट्रांजैक्शन करते हैं तब। तो उस पीसी के डिटर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है ना, एक कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी होता है, जो आपने AS14 में अमालगमेशन में नहीं देखा होगा क्योंकि इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या है। ये भविष्य की किसी घटना के होने या ना होने पर दिया जाएगा। लेट्स से किसी फ्यूचर की इवेंट को हमने लॉक कर दिया कि भाई 2 साल बाद में आपके मर्जर से अगर हमारी सिनर्जीज के परसेंटेज प्रॉफिट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं और हमारा प्रॉफिट राइज हो जाता है इतने % से अप, तो हम आपको इतने अमाउंट रुपए का, इतने रुपए का एडिशनल कंसिडरेशन भी देंगे। ठीक है, बट ये कब देंगे, जब ऐसा कुछ होगा तब। अब वो क्या हो गया, कंटिंजेंट हो गया। अभी पता नहीं कि वो मान लीजिए प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो आज के दिन उसका क्या करें, आज के दिन उसका करना क्या है सर, आज के दिन आप उसका लीजिए पहले तो एस्टिमेट, है ना? तो हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला स्टैंडर्ड हमें कहता है आज के दिन आप उसका लीजिए एस्टिमेट, और एस्टिमेट लेकर उसकी वैल्यू करिए फेयर वैल्यू पे। यानी कंटिंजेंट कंसिडरेशन का वैल्यूएशन होता है हमेशा फेयर वैल्यू पे। पुराने जमाने में अमालगमेशन में हम कंटिंजेंट कंसिडरेशन को छोड़ देते थे, कंटिंजेंट कंसिडरेशन बोल के कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, हम उसकी कुछ अकाउंटिंग ही नहीं करते थे। बट यहाँ पे IFRS 9 इंड AS 109 क्या कहता है, अरे नहीं, अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, है ना, और अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात पक्की हो चुकी है कि ऐसा होने पर आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा, दैट इज नोन एज कंटिंजेंट कंसिडरेशन एंड इट शुड बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और कंसिडरेशन का पार्ट बनता है, परचेज कंसिडरेशन का ये पार्ट बनता है। बाकी की चर्चा इसकी बिजनेस कॉम्बिनेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत होगा। बताइए क्या आपको ये बी वाला पॉइंट समझ में आया अच्छे से, है ना? कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती है जिसको आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे कैरी ऑन करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पे कहता है अदर स्पेसिफिक मेजरमेंट बेसिस। ये क्या चीज है सर, अदर स्पेसिफिक मेजरमेंट बेसिस? अब कह रहा है देखिए, विद चेंजेस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। कहता है financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies। बेसिकली अब ये जो डी पॉइंट है ना दोस्तों, मैं आपको कहूंगा इसको एक बार आप यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब यहाँ पे अगला चैप्टर जो आएगा हमारा डी रिकॉग्निशन का, वहां पे है ये, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, रेफर DR चैप्टर, दैट मींस डी रिकॉग्निशन चैप्टर। हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो डी रिकॉग्निशन चैप्टर है ना, वहां का है ये, है ना? तो कहने का मतलब इस चीज को हम वहां पे समझेंगे कि ये डी रिकॉग्निशन के अंदर ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट जो है वो होता क्या है। तो इस चीज को आपको एक बार छोड़ देना है। फिर बाद में आता है हमारे पास में फाइनेंशियल गारंटी, और ये फाइनेंशियल गारंटी कोई नई बात नहीं है, ये हमने आपको इंड AS 32 में भी बताई थी। फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, commitments to provide a loan at a below market interest rate are subsequently measured at higher of, क्या लिखा हुआ है, higher of the amount of the loss allowances and the amount initially recognized less when appropriate the cumulative amount of income recognized in accordance with the principle of Ind AS 150।
अब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम किसी से लोन लेते हैं और फिर बाद में वो जो लोन लेते हैं तो उसके ऊपर कई बार अपने को गारंटी इशू करवानी पड़ती है, किसी की सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। तो जो गारंटर होता है, जो किसी दूसरे के बिहाफ पे गारंटी देता है, उसके रिस्क तो है ही ना। कल को क्या पता उसके माथे चढ़ गई लाइबिलिटी, तो उसको तो पेमेंट करना पड़ जाएगा। अब उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फाइनेंशियल गारंटी का फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल करते हैं। मतलब फाइनेंशियल गारंटी को वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, कहने का मतलब लॉस प्रॉफिट सारा पी&एल में बुक हो जाता है। लॉस प्रॉफिट क्या होगा सर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में? लॉस प्रॉफिट यही होगा कि अगर आपकी गारंटी मटीरियलाइज हो गई तो आपका तो पैसा लग गया, ठीक है। तो जो चीज आपके लिए फाइनेंशियल गारंटी थी उसकी फेयर वैल्यू आज के समय में क्या है, अगर आज के समय में उसकी कोई भी फेयर वैल्यू है तो आपको वो फेयर वैल्यू पी&एल के थ्रू बुक करनी होती है। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। बाकी इसके अंदर ये कहता है कि इसको सब्सिक्वेंटली मेजर आपको करना चाहिए, यानी पहले आपको फाइनेंशियल गारंटी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन होगा इन दोनों में से जो भी हायर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो प्रीवियस अमाउंट आपने जो बुक किया था गारंटी का, उसका और इनका डिफरेंस, यदि सीधी बात है अगर नेगेटिव साइड में है तो आप उसको पी&एल में नेगेटिवली डेबिट कर दीजिए, और पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिवली उसको क्रेडिट कर दीजिए। कहने का मतलब इसका हिसाब किताब कैसे होगा, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसके अंदर सर ये इंड 115 क्या आ गया है, और ये अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज लेस द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ इनकम रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ इंड 115, ये क्या चीज है? अब दोस्तों क्या होता है ना कि कुछ लोगों का काम ही यही होता है, वो लोग फाइनेंशियल गारंटी देते रहते हैं, देते रहते हैं। अब एक बात बताइए, कोई आदमी फाइनेंशियल गारंटी क्यों देगा? या तो वो अपना कोई रिलेटेड पार्टी है, या कोई होल्डिंग है, या कोई अपना रिश्तेदार है। अब कंपनीज के अंदर रिश्तेदार का मतलब रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी का मतलब होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, है ना, फेलो सब्सिडरीज। ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टीज होते हैं। उनके कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर यदि किसी दूसरे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो कंपनी के साथ में हमारा क्या रिलेशन है। तो सेटिंग असाइड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, मैं आपको कहता हूं कि कौन आपकी गारंटी देता है। सर जनरली गारंटी देता है बैंक। बैंक गारंटी देते हैं, है ना। अगर हमारे रिश्तेदार नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो बैंक जो है वो हमारे बिहाफ पे गारंटी देता है। तो एक बात बताइए, क्या बैंक आपका कोई सगा संबंधी है? क्या बैंक से आपकी कोई रिश्तेदारी है कि वो आपको फ्री के अंदर ही गारंटी दे देगा? नहीं देगा ना। बैंक कुछ पैसा चार्ज करेगा, नहीं चार्ज करेगा? बताइए, बैंक कोई पैसा चार्ज करेगा कि नहीं चार्ज करेगा? चार्ज करेगा। तो बैंक के लिए वो पैसा जो चार्ज किया जा रहा है, बताइए बैंक का क्या काम है? रात दिन यही तो काम है बैंक का, गारंटी देना, लोन देना, है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे काम करता है बैंक फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो उसका तो ये तो ऑपरेशन हो गया। अब बताइए, अब बिजनेस उसका तो, बैंक का तो चलता ही ऐसे ही है, इस प्रकार के अनेकों काम करता है बैंक। अब ऐसे कंडीशन में आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर बैंक इतने इतने सारे काम करता है तो बताइए, क्या बैंक ये सारे काम फ्री में करता होगा? क्या कुछ ना कुछ चार्ज करता होगा। जो चार्ज करता है वही रेवेन्यू है। तो कहने का मतलब आपने फाइनेंशियल गारंटी के लिए एक रेवेन्यू बुक करी होगी, है ना, कि भाई चलो आपके लिए हम गारंटी दे देते हैं, लेकिन उस गारंटी देने का कुछ कुछ तो पैसा बनता है। अब वो पैसा जो बनता है वही आपकी रेवेन्यू है। तो कहता है कि आपको फाइनेंशियल गारंटी को फिर क्या करना है, सब्सिक्वेंटली रिवैल्यू करना है। कैसे करना है? हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस अलाउंस। उस गारंटी में आपको लॉस कितना हो गया, एक बात तो वो। दूसरी बात, द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेस लेस, यानी आपने जो इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था amount when appropriate the cumulative amount of income recognized in accordance with the principle of Ind AS 115। कहने का मतलब अगर आपने फाइनेंशियल गारंटी का जो अमाउंट है, लेट से 100 रुपीज ये आ रहा है, आपने 100 रुपीज की गारंटी दी है। अब ये जो आपने 100 रुपीज की गारंटी दी है, इसके रिगार्डिंग आपने रेवेन्यू कितनी बुक कर ली? इसके रिगार्डिंग आपने रेवेन्यू कितनी बुक कर ली है? तो मैंने मान लीजिए इसके रिगार्डिंग 20 रुपए की रेवेन्यू बुक कर ली है, राइट। तो कहने का मतलब 100 रुपए की गारंटी, 20 रुपए की रेवेन्यू, ये लीजिए 80 रुपए आ गया सर। अच्छा, लॉस अलाउंस क्या है? अब मान लीजिए इस गारंटी में मुझे नुकसान कितना होगा, उसको हम कहते हैं लॉस अलाउंस, उसको बोलते हैं अपन प्रोविजन बनाना, है ना। तो वो जो लॉस अलाउंस है और ये जो 80 रुपए है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा ना, उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल करेंगे। आगे बात समझ में? रेस्ट ऑफ द डिस्कशन हम इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जहां पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एज ऑफ नाउ यदि आपका कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है ना। 100 रुपए क्या हो गया मेरा? 100 रुपए हो गया यहाँ पे फाइनेंशियल गारंटी।
इतने की गारंटी ली है। अब गारंटी की कोई फीस तो लूंगा, मैं बोलूंगा चलो 20% रुपए, 20% हमारी गारंटी की फीस हो गई, तो ये हमारी फीस हो गई। तो एक तरीके से नुकसान मेरे को कितना हो रहा है, 100 रुपए की गारंटी अगर मैं दे रहा हूं, मान लो गारंटी मटीरियलाइज हो जाती है तो मेरा 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये 80 रुपीज के नुकसान को मुझे बुक करना चाहिए क्या? हाँ, आप बुक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 80 रुपीज का नुकसान, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ द लॉस अलाउंस, इन दोनों अमाउंट को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब ये अमाउंट जो होगा, लेट से ये अमाउंट अगर 90 हुआ, ये अमाउंट अगर 100 हुआ, ठीक है, तो आपको ऊपर वाले का प्रोविजन बनाना है। और ये अमाउंट ज्यादा होता है तो इसका मतलब आपको नीचे वाले का प्रोविजन बनाना है। दैट मीन्स जो भी ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा लॉस होगा, उस लॉस का हमें क्या करना है, प्रोविजन बना देना है ना। बताइए, कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? ओके, तो फिर बाद में अपन आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ IFRS 9, ये क्या है सर? ये है, irrespective of the above classification, any financial liability may be designated at fair value through P&L। ये क्या बात कह दी इन्होंने? बोला ऊपर वाले जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें छोड़ो, आप उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं उनको आप सेट असाइड कर दीजिए। और उनको सेट असाइड करने के बाद में मैं आपको बता दूं की बात कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है जिसको आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर सकते हैं। सर ऐसी कैसी बात हो गई? कोई भी लाइबिलिटी का मतलब बताइए। जैसे हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाया, किसके ऊपर लगाया? लेट से कोई डिबेंचर इशू किया, कोई लोन लिया, है ना, जो एकदम ही प्योर प्योर लाइबिलिटी नेचर की चीजें थी, है ना। तो जैसे कोई डिबेंचर इशू किया, लोन लिया, हमने इनके ऊपर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा दिया। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है पता है? आपने जो डिबेंचर इशू किए, आपने जो लोन वगैरह लिया है ना, इन सारी चीजों के ऊपर भी आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L लगा सकते हैं। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, बिजनेस मॉडल टेस्ट नहीं है इधर। मतलब आप अपने लाइबिलिटी के ऊपर भी प्रॉफिट लॉस वाला जो टेस्ट मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, वो लगा सकते हैं कोई भी लाइबिलिटी के ऊपर। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी बात है। ये सारी की सारी जो एग्जाम्पशन है, ये जो छूट है, ये हर कैसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए भी आपको एक बात जो है वो यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। और जो ये बात है, अगर आप याद करेंगे इंड AS 32, तो मैंने आपको वहां पे एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था जिसका नाम था अकाउंटिंग मिसमैच। अब रही बात ये है ना कि इनके ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स, कि किन को कहाँ पे लेना है ना, ये बहुत एनालाइज करना पड़ता है। और ये एनालाइज करने के बाद में मैं आपके साथ में वो क्लास में शेयर करता हूं। अब अकाउंटिंग मिसमैच इंड AS 32 में मैं पढ़ाता, आपको समझ ही नहीं आ सकता था, क्योंकि अकाउंटिंग मिसमैच जो है उसके लिए आपको इतना नॉलेज होना तो कम से कम जरूरी था ही था। अदरवाइज आप अकाउंटिंग मिसमैच को कभी ग्रैब ही नहीं कर सकते थे उधर। इसलिए अब जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग मिसमैच की बात अपन आज कर रहे हैं, अब ये अकाउंटिंग मिसमैच, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। हालांकि इंस्टीट्यूट एग्जाम के अंदर इतना डेप्थ के अंदर तो गया ही नहीं है कभी, बट अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको तो पढ़ना, पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको तो पूरा इंड AS जानना है ना। हमारे स्टडी मटेरियल में जो जो चीजें हैं उनके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी दिक्कत नहीं रहेगी, रिस्क नहीं रहेगी एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अकाउंटिंग मिसमैच जो है आज का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट, ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मिसमैच। पहले पढ़ते हैं इसको, फिर बाद में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझाता हूं। इट एलिमिनेट्स और सिग्निफिकेंटली, क्या कहता है, आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर सकते हो यदि, इफ इट एलिमिनेट्स और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। एक तो हो गया पूरा का पूरा जीरो कर देना, और एक हो गया सिग्निफिकेंटली उस चीज को घटा देना। मेजरमेंट और रिकग्निशन इनकंसिस्टेंट, accounting mismatch that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or their gains on a different basis। अब यहां पे अकाउंटिंग मिसमैच का राइटअप इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है। अब मैं आपको इसका राइटअप और बताता हूं, वो देखिएगा यहाँ पे। तो ये मैं आपके साथ में PDF वैसे भी शेयर कर ही दे दूंगा, जो भी अपना क्लास का ये जो नोटेशन होता है वो आपको ड्राइव पे मिल ही जाता है। तो अब मैं आपको अकाउंटिंग मिसमैच का जो राइटअप है वो समझाता हूँ। देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर समझाया ही नहीं गया है ज्यादा। बेसिकली अकाउंटिंग मिसमैच क्या है, देखिए, एन अकाउंटिंग मिसमैच अकर्स व्हेन गेन्स एंड लॉसेस ऑन टू आइटम्स
सब्जेक्ट टू द सेम फेयर वैल्यू रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेन्स एंड लॉसेस ऑन टू आइटम सब्जेक्ट टू सेम फेयर वैल्यू रिस्क आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड कंसिस्टेंटली, मतलब ऐसी चीजों को आप कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। दो आइटम है, दोनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल लगा रहे हो, जैसे कि दिस कुड अकर वेयर इन द एब्सेंस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑप्शन अ फाइनेंशियल एसेट्स वुड बी क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल। देखिएगा, एक फाइनेंशियल एसेट जो है would be classified as available for sale with most changes in fair value recognized directly in equity। यानी कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अवेलेबल फॉर सेल है, कोई ऐसी चीज है जो क्या है, अवेलेबल फॉर सेल, जिसको आप बेच देंगे, तो बेचेंगे तो सेल के ऊपर आपका जो भी गेन लॉस है या उसकी फेयर वैल्यू में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, आप उस उतार चढ़ाव को कहां पे रिकॉग्नाइज करते हैं, डायरेक्टली इन इक्विटी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा मॉडल लगाते हैं जिससे कि उसके फेयर वैल्यू गेन लॉस को हम लोग ओसीआई में लेके जाते हैं, जैसे कि इनकी बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके फेयर वैल्यूएशन गेन को, फेयर वैल्यूएशन लॉस को हम लोग इक्विटी में क्लासिफाई करते हैं, ओसीआई में क्लासिफाई करते हैं। व्हाइल अ रिलेटेड लाइबिलिटी इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन उससे जो रिलेटेड लाइबिलिटी है उसको हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं विद चेंजेस इन फेयर वैल्यू नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, विद चेंजेस इन फेयर वैल्यू not recognized. Now an entity may conclude that the financial statements provide more relevant information if both the items are measured at fair value through P&L. Designations at fair value through P&L made on this basis shall be made at initial recognition. The entity need not enter into the assets and liabilities at the same time provided that the time gap is reasonable and the remaining transactions are expected to occur. अब सर ऐसे तो कुछ समझ में आया नहीं, इसको एकदम थोड़ा सा व्यवस्थित करके समझाओ। तो बिल्कुल, जैसे कि देखो, मान लो आपका एक असेट्स है, ठीक है, और ये जो असेट्स होते हैं ना, जो अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, आगे चलकर हम लोग इंड AS 105 भी पढ़ेंगे, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। असेट्स अवेलेबल फॉर सेल का हम जनरली कई बार फेयर वैल्यू करते हैं, फेयर वैल्यू करते हैं, लेकिन ये असेट्स हमने खरीदा कहां से था, इसके जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस थे, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जो फंड्स हमने इकट्ठे किए थे, ये फंड्स कहां से आए हमारे पास में, ये फंड्स हमारे पास में आए डिबेंचर्स इशू करके, बैंक लोन जनरेट करके, मतलब बैंक लोन हमने उठाया, वहां से पैसा आया अपने पास में, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ प्योर लायबिलिटी हो गए। अब बताइए, ये लायबिलिटी का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? सर लायबिलिटी का वैल्यूएशन तो करते हैं एसीएम से, ठीक है, और यहाँ पे जो एसेट्स है इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं अपने लोग फेयर वैल्यू पे। तो हो क्या रहा है, यानी जिस चीज को आप अपने बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, है ना, उसको तो आप फेयर वैल्यू पे लिखा रहे हैं, और सेम उसी चीज को फाइनेंस करने के लिए जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे का भी फेयर वैल्यू रिस्क वही है जो आपके एसेट्स का है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा रहे हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहता है पता है, बोले कि ये जिसके ऊपर आप एसीएम लगा रहे हो ना, उसके ऊपर हम आपको अब एक परमिशन देते हैं। क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। दिस इज नॉट अ कंपल्शन। अब यहां पे अकाउंटिंग मिसमैच हो रहा है, इस पे एसीएम लग रहा है और इस पे फेयर वैल्यू लग रहा है। तो इस अकाउंटिंग मिसमैच को, इसी चीज को हम कहते हैं अकाउंटिंग मिसमैच, एएम, ठीक है। ये हो गया आपका अकाउंटिंग मिसमैच। बेसिकली अकाउंटिंग मिसमैच क्या हो गया कि सेम कैटेगरी के जो फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, जिनके ऊपर डुअल मॉडल आप लगा रहे हो, है ना, तो यहां पर एक पे फेयर वैल्यू, एक पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो दोनों को अगर फेयर वैल्यू कर देंगे तो जो उनका उतार चढ़ाव का जो भी बैलेंस जनरेट होगा वो कट के प्रॉफिट लॉस में नेट रिपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी का अगर अपन फेयर वैल्यू नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा, चलता जाएगा नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि असेट्स की फेयर वैल्यू तो समझ में आती है, अब लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे चेंज होती रहेगी और क्या होती रहेगी। एक बार बताओ, आपने कभी डिबेंचर को बिकते हुए देखा है? कोटेड डिबेंचर्स, कोटेड डिबेंचर्स का नाम सुना होगा ना आपने? हाँ जी बताइए, कोटेड डिबेंचर्स का नाम सुना कि नहीं सुना? क्या कोटेड कोटेड डिबेंचर्स बाजार में बिकते नहीं है? बिकते हैं। अच्छा, क्या कोटेड डिबेंचर्स
अपनी फेस वैल्यू पार वैल्यू के ऊपर या नीचे बिक सकते हैं क्या? बिल्कुल बिक सकते हैं। तो वही तो फेयर वैल्यूएशन गेन लॉस हो गया ना। 100 रुपए की लाइबिलिटी अगर बाजार में 110 रुपए में मिल रही है, होता है ऐसा क्यों? बहुत ही एक अच्छी कंपनी है जिन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं। वैसे तो डिबेंचर 100 रुपए का है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उस कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब हर व्यक्ति को तो नहीं मौका मिलता ना, है ना। जैसे मान लो रिलायंस ने डिबेंचर इशू किए, ठीक है, तो अपने अपना मन करता है चलो यार डिबेंचर तो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, खरीद लेना चाहिए। अब अपना डिबेंचर भी हाथ नहीं लग रहा अपने को, जबकि उसके अंदर तो इंटरेस्ट रेट भी अपना फिक्स होता है। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसी सिक्योरिटी जब ट्रेड होती है, बॉन्ड्स, आपके डिबेंचर्स कोटेड जिनका प्राइस बाजार में निकलता है, जिसके बारे में बता रहा हूं आपको, तो वो प्राइस डेफिनेटली एक पार वैल्यू के ऊपर और नीचे दोनों साइड में ट्रेड कर सकता है। तो अब दोनों साइड में जब वो ट्रेड करेगा ना, तो ऊपर और नीचे का गेन लॉस जो है वो हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट में कभी बुक ही नहीं करते। एसीएम के अंदर हमें कोई मतलब नहीं है बाजार में लायबिलिटी कितने की है कितने की नहीं है, वो प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट चलता है। पीवी पे डिस्काउंट कर लो एंड डिस्काउंट के बाद में उसको फिर बाद में अनवाइंड करते चलो। हम फेयर वैल्यूएशन नहीं करते उसका। बट यहां पर अगर अकाउंटिंग मिसमैच वाली जैसी सिचुएशन है कि सेम आपको मालूम है कि मैंने डिवेंचर इशू ही इसलिए किए हैं इससे कि मैं ये एसेट्स फाइनेंस कर सकूं, तो एसेट्स और लायबिलिटीज, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का आपस में कनेक्शन है, दोनों पे आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल लगा रहे हो, इसी चीज को अकाउंटिंग मिसमैच और मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। और यहां पर आप क्या हो, अनुमति देता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप दोनों के ऊपर फेयर वैल्यू लगाइए। ऊपर वाले पे तो लगा ही रहे थे, उसके ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसके अंदर चर्चा का विषय ही नहीं बनता है। नीचे वाले अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के ऊपर भी आप क्या लगा सकते हैं, फेयर वैल्यू लगा सकते हैं थ्रू P&L। आप इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर रहे थे, तो नीचे वाले को भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? जस्ट टू एलिमिनेट द अकाउंटिंग मिसमैच, ठीक है ना, ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहली बात, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। और एक अब एग्जांपल आपको दूंगा मैं अकाउंटिंग मिसमैच के बाद में मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी के बारे में, तो जो कि वो तो हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ ही है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए, एन अकाउंटिंग मिसमैच में ऑल्सो अराइज व्हेन अ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स इज मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू, ये तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया आपको, एंड द रिलेटेड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ऊपर वाले में तो फाइनेंशियल एसेट्स की बात थी, नीचे वाले में नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात है। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है ना, जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, एक फाइनेंशियल एसेट्स है, जिस फाइनेंशियल एसेट्स को आप क्या कर रहे हो, फेयर वैल्यू कर रहे हो। तो दो एग्जांपल हो गए। फर्स्ट लेग जो आपका है यहाँ पे एसेट्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आपका नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। यहां पे आपका फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकता है कोई, यानी ऐसा कोई फाइनेंशियल एसेट्स का पोर्टफोलियो हो सकता है जो आपके इंड AS 109 के एम्बिट में आ रहा है और उसकी फेयर वैल्यू कर रहे हो आप, लेकिन उसी से एसोसिएटेड लायबिलिटी का वैल्यूएशन आप किस पे कर रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, तो उसको भी आप फेयर वैल्यू पे ले आइए सर, ताकि एसेट्स के अंदर जो होने वाला गेन लॉस है, लायबिलिटी के होने वाले गेन लॉस को ऑफसेट और इलिमिनेट कर कर नेट रिपोर्ट हो जाए। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये लीजिए सर जी, यहां पर एसेट्स है आपका, चाहे वो फाइनेंशियल हो या वो नॉन फाइनेंशियल हो, इसका आप फेयर वैल्यू करते हैं। 100 रुपए की एसेट्स है, इसकी फेयर वैल्यू है 120 रुपए, तो आपको गेन हो गया कितने रुपए का, 20 रुपए का गेन हो गया। लेकिन लायबिलिटी है ना इसकी, इससे एसोसिएटेड जो लायबिलिटी है वो भी 100 रुपए की है, लेकिन इस असेट्स की लायबिलिटी का जो फेयर वैल्यू गेन है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम इसको एसीएम के ऊपर कैरी करते हैं। तो लायबिलिटी का वैल्यूएशन मान लीजिए 5 रुपए ऊपर हो गया, तो मैं इस लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन जब 5 रुपए ऊपर करूंगा, अपसाइड करूंगा, तो इसकी वैल्यू अब हो गई है 105 रुपए। तो देखिए दोस्तों, हमारी लायबिलिटी में जो हमारा लॉस हो गया 5 रुपए का और एसेट्स में गेन हो गया 20 रुपए का। हमारे प्रॉफिट लॉस में अगर ये 15 रुपए जाएगा तो हमारा प्रॉफिट लॉस और अच्छा प्रेजेंट होगा, अच्छे से दिखेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉस चाहता है कि एक ही पहलू के जो ट्रांजैक्शंस हैं दो साइड में जो है, क्योंकि एक असेट्स और एक लायबिलिटीज, तो उनका नेट रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए, है ना। असेट्स के अंदर आपने जो 20 रुपए कमाया है उसको लायबिलिटी के 5 रुपए के लॉस के साथ में भी आप उसको क्या करिए, ऑफसेट करके चलिए, ताकि इससे अकाउंटिंग मिसमैच जो होगा ना हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि हम इसको एसीएम पे कैरी ऑन करेंगे ना, तो हमारे P&L में सिर्फ 20 रुपए का गेन दिखेगा, है ना, जो कि ये इंड AS कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउएवर दोस्तों, अकाउंटिंग मिसमैच को यहाँ पे सिर्फ एक रेमेडी टूल दिया गया है, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। अगर आप एक साइड में फेयर वैल्यू लगा रहे हैं, दूसरे में एसीएम लगा रहे हैं, यू कैन डू सो,
आपको कोई ऐसे उठा के जेल में नहीं डालेगा कि आपने तो इंडेस का उल्लंघन कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, समझ में आएगी नहीं? अगर अगर दोनों में लॉस हुआ तो हुआ, उसमें क्या बात है, अच्छी बात है ना, दोनों में लॉस हुआ तो। अरे दोनों में लॉस हुआ, दोनों में प्रॉफिट हुआ, दोनों को एक साथ में रिपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो एसीएम वाले को फेयर वैल्यू कर देंगे। सबको फेयर वैल्यू करो भाई, भाई दो एक ही चीज के जो दो पहलू हैं इनको पूरे को फेयर वैल्यू करो, ताकि इसके अंदर जो भी मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी और अकाउंटिंग मिसमैच है वो आपका निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो, दोनों में प्रॉफिट हो सकता है, दोनों में लॉस हो सकता है ना, लेकिन दोनों को साथ साथ चलाओ ताकि पीएनएल के अंदर आपका जो नेट नेट जो है ना, दोनों के इंपैक्ट आपके प्रॉफिट लॉस में आ जाने चाहिए, दोनों के इंपैक्ट, चाहे वो दोनों से ऐड होके आए चाहे वो दोनों से लेस होके आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। है ना, तो ये पहला पॉइंट था इसमें, अकाउंटिंग मिसमैच। अब दूसरी बात है, ये भी अकाउंटिंग मिसमैच ही है लेकिन इसको मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी कह देते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स इज मैनेज्ड एंड इट्स परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस in accordance with the documented risk management or investment strategy, and information about that group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स का पोर्टफोलियो है आपके पास में जिसे आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करते हो। अब ये पोर्टफोलियो जनरेट कैसे हुआ, कहां से आया ये पैसा? ये फाइनेंशियल एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, पैसा कहां से आया? पैसा कहीं ना कहीं से लाए होंगे आप, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी रेज करके पैसा आया है। अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी रेज करके यदि पैसा आया, क्योंकि इक्विटी से पैसा आता है ना दोस्तों, तो इक्विटी का तो कुछ होता नहीं। इक्विटी में कभी मैंने आपको बोला क्या कि इक्विटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करो, ये करो वो करो? इक्विटी तो शेयर आपने जो इश्यू कर दिया वो एक बार फिक्स हो गया, आपके बैलेंस शीट में आ गया, खत्म, नेवर रिक्लासिफाइड, नेवर रिवैल्यूड। समझ रहे हो ना? तो वो कभी आपकी चीज बाद में रिवैल्यू होती नहीं है इक्विटी, अगर आपकी इशूड इक्विटी है तो। इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, वो रिवैल्यूएशन करता है अपना, क्योंकि उसको तो देखो सीधी बात है, गेन कमाना है, वैल्यू को अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है। लेकिन ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की इक्विटी फिक्स हो गई है, लेकिन अगर ईश्वर ने फाइनेंशियल लायबिलिटी से अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स के पोर्टफोलियो बनाए हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यूएशन पीएनएल के थ्रू होता है, लायबिलिटी का वैल्यूएशन एसीएम के थ्रू होता है। तो स्टैंडर्ड कहता है नाना जी, इसको कहते हैं मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी। दो अलग अलग चीजों को आप क्या कर रहे हो, इनकंसिस्टेंटली वैल्यू कर रहे हो। एक काम करो, दोनों को ही साथ साथ में चलने दो, दोनों को ही एक ही मॉडल पे ले आओ। तो लेट्स से कि फाइनेंशियल एसेट्स जिसके पोर्टफोलियो में आपको गेन लॉस हो रहा है, उस गेन लॉस को आप क्या करें, फाइनेंशियल लायबिलिटी के गेन लॉस के साथ में ऑफसेट करके, एलिमिनेट करके अपने पीएनएल में पूरा का पूरा नेट रिपोर्ट करें। तो ये दो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अपन चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने फाइनेंशियल लायबिलिटी तो अभी आ गई अपनी, और अपन ने अमाउंट एसीएम के हिसाब से चला लिया, और 2 साल तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से वैल्यूएशन करते रहे, उसके बाद तीसरे साल अपन ने एसेट बुक की। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपका। बट इसका जवाब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, फिर से मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, द एंटिटी नीड नॉट एंटर इनटू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द सेम टाइम। अब हो सकता है ना कि आज मैंने लायबिलिटी जनरेट कर ली है, तो आज के आज ही मैं फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ना कर पाऊं, प्रोवाइडेड दैट द टाइम गैप इज रीजनेबल। अब रीजनेबल टाइम गैप का मतलब क्या हुआ? आज आपने पैसा लिया, 10 दिन बाद इन्वेस्टमेंट किया, 30 दिन बाद इन्वेस्टमेंट किया, 50 दिन बाद इन्वेस्टमेंट किया, किस चीज को हम रीजनेबल कहेंगे? तो देखिए, रीजनेबल की कोई डेफिनेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं कहता है, वो आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से पता लगानी पड़ेगी कि सर मैंने आज पैसा ले लिया और उस पैसे को जब मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं कहीं और, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करते करते मेरे को 3 साल लग गए। अब भाई 3 साल तो रीजनेबल नहीं है ना, 2 साल लग गए वो भी रीजनेबल नहीं है, 1 साल लग गए वो भी रीजनेबल नहीं है। बट अब सर ये इसकी कोई लाइन कहां पे खींचे ताकि मालूम पड़े कि वो रीजनेबल है या नहीं है? वो तो देखिए आपके इंडस्ट्री बिहेवियर से मालूम पड़ जाएगा कि पैसा लेकर आप उस पैसे का कर क्या रहे हैं। वो बैंक में पड़ा है एज इट इज, या फिर उस पैसे को, देखिए सीधी बात है, अगर मेरे पास में पैसा होगा तो मैं उसको चैनलाइज तो करूंगा ना कहीं ना कहीं, कि खाली बैंक में पड़े रहेगा वो। तो देख लीजिए कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी उस पैसे को बैंक में डाले लारे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि भाई हाँ मेरे को पैसा लगाना है, महीना 2 महीना 3 महीना रीजनेबल टाइम होता है भाई, इससे ज्यादा और क्या ही रीजनेबल टाइम होगा फंड्स के अंदर। तो देखिए वो तो आपको क्या करना है,
अपने रियल लाइफ के सिनेरियो के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं दैट शुड एक्सपेक्टेड टू अकर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज को ले लिया और कह रहे हो नहीं सर एसीएम नहीं लगाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L लगाएंगे। अच्छा, तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L में क्या करना होता है सर? वो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, सीधी लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन करिए, है ना। जो भी आपकी लायबिलिटी आती है उसका फेयर वैल्यूएशन करिए, फेयर वैल्यूएशन का डिफरेंस P&L में डाल दीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये टाइम गैप जो है वो रीजनेबल होना चाहिए और ट्रांजैक्शन शुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर। ठीक बात है, आगे बात समझ में। ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स मैनेज्ड, है ना, इनका इवैल्यूएशन होता है फेयर वैल्यू के ऊपर। और कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है वो है कि हम लोग इसी पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दोनों का हमारा जो वैल्यूएशन मॉडल है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये कहता है फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये क्या है सर? फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज जिनको हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहली बात तो ये फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर डिफाइंड एज दोज दैट आर एक्वायर्ड और इनकर्ड, या तो एक्वायर की है हमने या इनकर हो गई है, प्रिंसिपली फॉर द पर्पज ऑफ सेल और रीपरचेज इन द नियर टर्म। ठीक है ना, जिसको हम भविष्य के अंदर सेल के लिए रखते हैं। और दूसरा इसके अंदर एग्जांपल है एन इनिशियल रिकॉग्निशन आर पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो इफ आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर मैनेज्ड टुगेदर एंड फॉर विच देयर इज एविडेंस ऑफ अ रीसेंट एक्चुअल पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग, जहां पे आपका प्रॉफिट टेकिंग ऑब्जेक्टिव रहता है। मतलब उस लायबिलिटी के अंदर आपको लायबिलिटी के सेटलमेंट से ज्यादा उस लायबिलिटी के वैल्यू गेन में ज्यादा रुचि है। एंड दैट आर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव लायबिलिटी है ना, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। शॉर्ट सेल्स क्या है? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी तो है वो एक प्रकार से। DFL आगे पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव के बारे में क्या है। तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी आपको क्या होती है कि पैसा आपको देना पड़ जा सकता है ना। तो आगे जब डेरिवेटिव के बारे में एक्सप्लेन हम करेंगे, आपको बात बताएंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट पहले होते कैसे हैं, फिर उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। बट ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं जहां पे आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L लगा सकते हैं। ट्रेडिंग जनरली रिफ्लेक्ट्स एक्टिव एंड फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर नॉर्मली यूज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन प्राइस और अ डीलर मार्जिन। सीधी बात है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि सामान खरीद के बेच दिया जाए, खरीद के बेच दिया जाए, ताकि उसके अंदर आपको भाव जो है मिलते रहे और आप प्रॉफिट कमाते रहे। तो ये आपका ट्रेडिंग वाली सिस्टम हो गया। नाउ इन एडिशन टू डेरिवेटिव्स दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर एज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इंक्लूड। अब ये बार बार में डेरिवेटिव के बाद में एक्सक्लूडिंग हेजिंग क्यों बोल रहा है? देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। जब भी ये डेरिवेटिव लिखता है फिर उसमें एक्सेप्शन लगाता है। किस बात का एक्सेप्शन लगाता है? हेजिंग। अब मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। कई तो मार्केट में होते हैं सटोरे, सट्टेबाज, जिनको क्या करना है, सिर्फ सट्टा लगाना है। सट्टा लगाते हैं, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस गिर जाएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऊपर होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नीचे होगा। ये प्योर सटोरिये होते हैं। सटोरिये के लिए इंड एस क्या कहता है? तुम लोगों का सारा गेन लॉस किधर जाएगा? P&L। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा सारा गेन लॉस P&L में जाएगा। OCI का नाम भी मत ले लेना हमारे से, क्योंकि ना तुम कर रहे हो क्या, ट्रेडिंग कर रहे हो तुम लोग, तो है ना, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। तो आपका पूरा का पूरा P&L कहां चला जाएगा? पूरा का पूरा गेन लॉस कहां चला जाएगा? P&L में जाएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू गाइस। आपको कोई अमोर्टाइज कॉस्ट, कोई OCI का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। हमने बिजनेस मॉडल देखे थे ना, जब ट्रेड मॉडल होता है हमारा तो स्ट्रिक्टली सारी चीजें कहां चली जाती है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L। नाउ जब भी ये डेरिवेटिव की बात करता है, डेरिवेटिव क्या है? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सारे के सारे क्या है? डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस है। आपने अगर आपने SFM पढ़ रखी है तो उसके अंदर ये सारी चीजें आई होंगी, और आपने अगर नहीं पढ़ रखी तो आ जाएंगी। तो डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग अकाउंटिंग करेंगे आगे चलकर। डेरिवेटिव का एक चैप्टर आने वाला है जिसके ऊपर अपन डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव में ये हमेशा आपको एक एक्सेप्शन देगा, एक्सेप्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सेप्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। बार बार ये बात बोलता है ये। अब ये एक्सेप्ट क्यों, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है ये? देखिए दोस्तों, तो मैंने कहा मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सटोरिये और एक जो हेज करते हैं। अपने आप को भविष्य के किसी नुकसान से बचाने के लिए हेज करना। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। क्या होता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर
का जो मदर कंपनी है वो है यूनिलीवर लंदन में। तो यूनिलीवर लंदन क्या करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को रॉयल्टी का जो है इनवॉइस बिल करके देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिलीवर के प्रोडक्ट है लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा सेल किए जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट यूनिलीवर के हैं और वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा सेल किए जाते हैं उसके ऊपर रॉयल्टी चार्ज कर लेता है वो कौन, यूनिलीवर लंदन। तो जब वो रॉयल्टी चार्ज करता है तो अपने को ना फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर क्रिएट हो जाता है वहां पे, क्योंकि रॉयल्टी का वो बिल बना के देता है कैसे, पाउंड के अंदर, यूके पाउंड के अंदर बिल बना के देता है। हमारा तो भारत देश है, भारत देश में आईएनआर चलता है। अब देखिए दोस्तों, करेंसी फ्लक्चुएशन का डर किसे ना रहता है, सबको डर रहता है, करेंसी फ्लक्चुएट हो जाएगी पता नहीं, है ना। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब क्या होता है कि हेजिंग करने वाले जो होते हैं ना, बहुत बहुत मतलब कहना कि ऐसा नहीं कि सटोरिये दिमाग वाले होते हैं, वो बहुत एनालाइज करते हैं सिचुएशन को कि देखिए आज ये हमारा इनवॉइस है, आज इनवॉइस रेज हो चुका है, पेमेंट हमें 20 दिन बाद करना है, ना जाने भगवान जाने 20 दिन बाद में कौन सी रेट होगी, तो 20 दिन बाद में मुझे रेट को बढ़ने का डर सता रहा है, तो इसीलिए मैं क्या कर लेता हूं, आप लोगों ने फॉरेक्स में पढ़ा होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे हम बैंक के साथ में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम बैंक के साथ में कर लेंगे और बैंक को हम ये कहेंगे कि देखिए सर, भले ही चाहे बाजार में कोई भी रेट क्यों ना हो, हमें तो आप यही रेट दीजिएगा, इस रेट के लिए हम आपको प्रीमियम देते हैं। तो बताइए ये क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो किया आपने, ये कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ, आपको एक श्योरिटी मिल गई कि भले ही 20 दिन बाद में रेट फ्लक्चुएट हो जाए, आपको तो यही रेट पे मिलेगा, है ना, आपको तो यही रेट के ऊपर रुपीज और यूके पाउंड का कन्वर्जन जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक प्रकार से ये आपकी हेजिंग थी। यहां पे आपको कोई गेन लॉस कमाने का उद्देश्य नहीं था, यहां पे आपका क्या था कि वो जो फ्यूचर में आपको जो लॉस है ना, वो लॉस काट सके, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करे जो हमारे लॉस को काट के कम करे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दे, एलिमिनेट कर दे। दो प्रकार की चीजें होती है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है एकदम ही जीरो कर देना, और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने का मतलब हो गया कि बहुत भयंकर लॉस होता है यदि फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन ना किया होता, है ना। इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, ऐसे टूल्स को हेजिंग के रूप में रखते हैं। तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे कॉल, पुट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ये जितनी भी चीजें होती है ना, अगर हेजिंग करने के लिए आप रखोगे ना, तो स्टैंडर्ड कहता है चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम आपके पीएनएल में नहीं डालेंगे, इसको हम प्रॉफिट लॉस में नहीं डालेंगे। तो फिर कहां डालेंगे सर, इनको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके जाते हैं। और बट कैसे लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, ये तो सारी बातें जब हमारे पास में एक डेडिकेटेड क्वेश्चन होगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, तब मैं आपको बताऊं। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी बताइए, बात समझ में आएगी नहीं आई है ना। सो इन एडिशन टू डेरिवेटिव्स दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर एज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इंक्लूड, इसमें और क्या क्या चीज शामिल होती है, डेरिवेटिव्स के अलावा इसमें और क्या क्या चीज शामिल होती है। ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फाइनेंशियल एसेट्स बोरोड बाय ए शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेल्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दैट इज एन एंटिटी दैट सेल्स फाइनेंशियल एसेट्स इट हैज बोरोड एंड डज नॉट येट ओन। मेरे पास में ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स है जिसको मैंने बेच दिया है, लेकिन वो मेरे पास में अब ओनरशिप में नहीं, मैंने बेच दिया बट मेरे ओनरशिप में नहीं है ना, शॉर्ट सेल्स। Financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them in the near term, such as quoted debt instrument that the issuer may buy back in the near term depending on the changes in the fair value। मतलब कहने का मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और खुद के ही डिबेंचर कंपनी वापस मार्केट से उठाने में मतलब कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अपना आया था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर आईपीसीसी के अंदर, तो हम हमारे ही डिबेंचर बाजार से खरीद लेते थे। तो कई बार क्या करता है, कंपनी अपने ही डेट इंस्ट्रूमेंट को बाजार से खरीद लेता है और कैंसिल कर देता है, रिडीम कर देता है, या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन बुक करके वापस उनको बेच देता है। तो ऐसी लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे ट्रेड आपको बुक करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपके वो कार्यकलाप ही ऐसे हैं कि आपका काम ही ऐसा ही हो रहा है कि आप बाजार से उठा रहे हो, बाजार में बेच रहे हो, है ना। तो गेन लॉस वाला ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो गेन लॉस वालों को पीएनएल में डालिए। फाइनेंशियल लायबिलिटीज दैट आर पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर मैनेज्ड टुगेदर एंड फॉर विच देयर इज एविडेंस ऑफ रीसेंट पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग। कहने का मतलब ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपके एक साइड में पोर्टफोलियो आपका जो मैनेज हो रहा है फाइनेंशियल एसेट्स का, दूसरे साइड में फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, तो फाइनेंशियल एसेट्स को आप फेयर वैल्यू कर रहे हो तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज को भी फेयर वैल्यू कर दो, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को ही, ताकि उसके अंदर जो भी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है आपकी वो नेट नेट भाषा में दिख जाए। Now, however, the fact that a liability is used merely to fund trading activities does not itself make the liability that one is held for trading। मतलब ये हो गया
कि कई बार आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हो, ठीक है, तो आप कहोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट को भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर दें। आपने बैंक से लोन लिया बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, तो फिर उसको भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर दें। नहीं नहीं, अगर आपका पूरा बिजनेस एज अ होल फाइनेंस हो रहा है किसी चीज से, जो पैसा आप और बिजनेस में लगा रहे हो, तो फिर बाद में उस फंड्स को आप कभी फेयर वैल्यू थ्रू P&L नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके ओवरऑल बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए है। उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई अकाउंटिंग मिसमैच या इनकंसिस्टेंसी है उसके अंदर, है ना। तो ये वाली चीज आई होप आप सबको बात समझ में अब आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। चले आगे बढ़े। 29th इलस्ट्रेशन में देखिए क्या कहता है, ट्रेड क्रेडिटर्स। A company purchased its raw material from a vendor at a fixed price of 1000 per ton of steel. The payment terms provide for 45 days of credit period, after which an interest of 18% per annum shall be charged. How would the creditors be classified in the books of the company? अच्छा बताइए, ट्रेड क्रेडिटर्स के ऊपर कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल आप लगाएंगे? ACM, P&L, OCI, बताइए कौन सा बिजनेस मॉडल लगाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स के ऊपर? ट्रेड क्रेडिटर्स के ऊपर P&L लगाओगे? ट्रेड क्रेडिटर्स को P&L के थ्रू बुक करते हैं क्या अपने लोग? सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी वैल्यू बदलती रहती है क्या, कभी देखा है? नहीं सर, नहीं सर। जैसे मान लो राम से आपने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो क्या अब वो 10,000 रुपए का जो राम है वो कल आके बोलेगा सर मेरी तो वैल्यू ही गिर गई बाजार में, 8,000 हो गई, आज आप मुझे 8,000 दे दीजिए? नहीं सर, वो तो पूरा ही देना पड़ेगा। पूरा देना पड़ेगा ना, उसका तो फेयर वैल्यू, उसका ट्रांजेक्शन प्राइस ही उसका फेयर वैल्यू है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही चलेगा। इन केस यदि आपके पास में उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह की कोई बात होती है, डेफर्ड क्रेडिट अगर आपको मिल जाता है, तो जैसे कि आपको बता दें कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, है ना, उससे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता। तो इन द अबव केस क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ स्टील शैल बी कैरिड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वही उसकी वैल्यू है जो ट्रांजेक्शन प्राइस है, ठीक है। दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ अमाउंट पेएबल अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन प्लस इंटरेस्ट इफ पेमेंट इज डिलेड। अगर आपका पेमेंट डिलेड है तो ही तो ब्याज लगेगा ना, अदरवाइज ब्याज लगेगा ही नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का सामान खरीदा, एंट्री पास करोगे भाई स्टॉक या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स 10,000 रुपए। अब ट्रेड पेबल्स को आपने 10,000 पे बुक किया, अमोर्टाइज कॉस्ट क्या कहता है, वही 10,000 पे वो रहेगा, बस उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। तो जितनी देरी आप करेंगे उतना इंटरेस्ट से आपके ट्रेड पेबल का एक्सपोजर बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने देरी कर दी और आपके ऊपर 100 रुपए का इंटरेस्ट लग गया, तो 1000 तो आपको पहले भी देना था, प्लस आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो 1100 रुपए आपको देने हैं। इस 1100 को हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट ही कहते हैं। 1000 इज योर बेसिक कॉस्ट प्लस 100 इज डिलेड पेमेंट चार्जेस इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट लेविड ऑन यू। सो ये 1000 प्लस 100 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1100 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बोलिए बताइए समझ में आएगी नहीं आई, ये बताइए बात। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में आइए, देखिए कहता है एंटिटी इज अबाउट टू परचेज अ पोर्टफोलियो ऑफ फिक्स्ड रेट असेट्स दैट विल बी फाइनेंस्ड बाय फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स। देखिए कंपनी ना एक प्लान बना रही है कि वो फिक्स्ड रेट्स असेट्स का एक पोर्टफोलियो परचेज करने वाली, परचेज किया नहीं है, करने वाली है। और ये पैसा कहां से आया कंपनी के पास में, फिक्स्ड रेट डिबेंचर से आया। कंपनी एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाली है किसी का भी फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें फाइनेंशियल एसेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अपने को ये नहीं जानना कि उसके अंदर क्या है, वो फाइनेंशियल एसेट्स के पोर्टफोलियो में कुछ भी हो सकता है। और ऐसा पोर्टफोलियो जो है वो कंपनी जो है वो परचेज करने जा रही है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा डिबेंचर्स, फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स, ओके। और फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स पे आप जानते ही हो हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, ACM, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं ना। Now, both the financial assets and financial liabilities are subject to the same interest rate risk that give rise to the opposite changes in the fair value. अब देखिए ऐसा है इनका जो रिस्क जो है वो इस प्रकार से है कि that tend to offset each other, provide your comments। मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल एसेट्स का और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, वो क्या है, ऑपोजिट चेंजेस इन फेयर वैल्यू को टेंड करता है। मतलब अगर एक असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो लायबिलिटीज के अंदर हो सकता है गिरावट आ जाए, लायबिलिटीज के अंदर वैल्यू अगर बढ़ गई तो असेट्स में गिरावट आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों की सेम है। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क सेम होने की वजह से अब आपको इसके ऊपर
वैल्यूएशन मॉडल लगाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे बताइए? इसमें तो P&L ही लगाएंगे ना। देखिए, पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इसके ऊपर आप कौन सा मॉडल लगाते हैं? P&L इसमें तो लगाते हैं। P&L। इस पे हम लगाते हैं ACM, लेकिन ये मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी हो गई। कौन सा केस हो गया ये हमारा? मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी का केस हो गया। अगर इन दोनों को एक ही मॉडल पे लाया जाए तो अच्छा रहेगा, वो मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमें अब क्या करना चाहिए, एसीएम वाले को एसीएम ना लगाकर उसके ऊपर फेयर वैल्यू थ्रू P&L लगाना चाहिए, ताकि आपका जो मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी है वो निकल जाए। तो देखिए क्या कहता है, फिक्स रेट assets provide for contractual cash flow and based on business model of the entity, such fixed assets may be classified as amortized cost। अगर फिक्स्ड एसेट मान लीजिए आपके फिक्स्ड रेट एसेट्स जो है ना, फिक्स्ड रेट एसेट्स वो आपके डिबेंचर्स ही हैं। आपने भी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने फाइनेंस भी डिबेंचर से किया। तो अगर डिबेंचर्स नेचर के फाइनेंशियल एसेट्स हैं हमारे, तो हम तो फिर फाइनेंशियल एसेट्स को भी तो एसीएम पे ही कैरी करेंगे। तो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनेंशियल एसेट्स में यदि हमारे पास में कोई फिक्स्ड रेट वाले फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे कि परसेंटेज डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ठीक है, तो आप इसके ऊपर तो वैसे ही एसीएम लगाते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी पे वैसे फिर एसीएम लग जाएगा। दोनों पे सेम अमोर्टाइज कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आगे देखिएगा क्या कहेगा ये, देखिए, based on business model of the entity, such fixed rate assets may be classified as amortized cost if entity collects contractual cash flow, जो कि कंडीशन होती है इसकी, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट्स में तभी परमिशन है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो SPPI टेस्ट को मीट कर जाते हैं, सोनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो फिर बाद में आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इफ एंटिटी कलेक्ट्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, और उसके ऊपर आप लगा सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इफ द एंटिटी मैनेज थ्रू कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और सेल। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल क्या हो गया, होल्ड और सेल वाला। तो होल्ड और सेल वाला तो OCI के अंदर जाता है, होल्ड वाला ACM के अंदर जाता है, और केवल सेल वाला जो ट्रेडिंग वाला होता है ना, वो P&L में जाता है। तो ऐसा हम सबको पता है, हमने काफी सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस किए, बातें भी चर्चा करी इसके ऊपर। बट in the absence of fair value option, the entity can classify the fixed rate assets as FVOCI with gain and losses on changes in fair value recognized in other comprehensive income and fixed rate debentures at amortized cost। क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन, अगर हमारे पास में फेयर वैल्यू ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते, ये सारी की सारी चीजों को अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी करते। हाउएवर रिपोर्टिंग बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, अगर आप इस चीज को P&L पे रिपोर्ट करते हैं, करेक्ट्स द मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी एंड प्रोड्यूसेस मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब देखिए सीधी बात है, आप करना तो कुछ भी चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों के ऊपर अगर सेम मॉडल लगा दें तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर अगर आप सेम मॉडल लगा दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, देखिएगा इसकी आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है कि फाइनेंशियल असेट्स, इस पे आपका ACM लग रहा है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी पे भी ACM लगा दीजिए। फाइनेंशियल एसेट्स फेयर वैल्यू थ्रू P&L लग रहा है तो आप अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L कर दीजिए। और फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर आपका जो मॉडल लग रहा है वो लग रहा है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो एक काम करिए, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी पे भी फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला मॉडल लगा दीजिए। और ऐसा कब कब होगा, ऐसा होगा सर, ACM होगा होल्ड के केस में, FVTPL कैसे होगा, सेल के केस में, ट्रेड के केस में, और OCI क्या होगा, होल्ड और सेल, है ना। तो कहने का मतलब जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल उसी प्रकार का फेयर वैल्यूएशन या अमोर्टाइज कॉस्ट। तो फाइनेंशियल एसेट्स का जो भी आप मॉडल होगा वही मॉडल आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में कृपया करके लगा दें, तो मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। बताइए दोस्तों, क्या आपको ये बात समझ में आएगी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ जी,
Hence, it may be appropriate to classify the entire group of fixed rate assets and fixed rate debentures at fair value through profit or loss. आगे की नहीं आएगी बात समझ में? क्लियर हो गया ना सारा का सारा? तो ये वाली बात है फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर, ये होता है आपका अकाउंटिंग मिसमैच, और अकाउंटिंग मिसमैच के ऊपर जनरेट होती है हमारी मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी। तो आप इन दोनों को एक जगह पे लाने के लिए दोनों पे सेम मॉडल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अब रिक्लासिफिकेशन मतलब क्या? वही है जो आपके मॉडल हैं, एसीएम, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इनको चेंज कर सकते हैं क्या सर बाद में अपने लोग? एक बार तो हमने जो लगा दिया तो लगा दिया, बाद में कल को लेट से बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया सर हमारा, तो क्या हमें दूसरा मॉडल लगाना पड़ेगा एज पर न्यू बिजनेस मॉडल? क्या हमको हमारे पुराने मॉडल को खत्म करके नया मॉडल जो है वो लगाना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली, अगर वो रिक्लासिफिकेशन है तो देखिए ये रिक्लासिफिकेशन क्या होता है। वैसे तो ये कहता है कि ये बहुत ही वेरी इनफ्रीक्वेंट होते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी की ना अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। कंपनी ऐसा नहीं है कि आज कुछ कर रही है कल कुछ और कर रही है। कंपनी के प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव गोल्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनी चलती है। कल तक जिस चीज का हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड करने का था, आज वो सेल करने का हो गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही कुछ हुआ है, तो बहुत ही मैनेजमेंट ने इसके ऊपर सोच समझ के निर्णय किया होगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो बिजनेस मॉडल जो चेंज होते हैं वो थोड़े इनफ्रीक्वेंट होते हैं, बट हो गए तो क्या करना है सर उसका बताइए। तो उसी के लिए इंड एस कहता है such changes are determined by the entity's senior management as a result of external or internal changes and must be significant to the entity's operations and demonstrable to the external parties। कहने का मतलब सीनियर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट ने कह दिया और आपने बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। दिखाइए डॉक्यूमेंटेड अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज दिखाइए कि आपका बिजनेस मॉडल सही में बदला। मैनेजमेंट की मीटिंग्स दिखाइए आप, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में बताइए हमें जहां पे ये डिसीजन जो है वो लिए गए, है ना। और क्या आप ये चीज हमें प्रूव कर पाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि आपने सही में अपना बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज कर लिया है। तो अकॉर्डिंगली अ चेंज इन एंटिटीज बिजनेस मॉडल विल अकर only when an entity either begins or cease to perform an activity that is significant to its operations. For example, when the entity has acquired, disposed or terminated a business line. तो कई बार होता है देखने में कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर दिया, तो हो सकता है बिजनेस मॉडल कुछ नया आ गया हो। और बिजनेस मॉडल को डिसकंटिन्यू करने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई चीज अपन जिस चीज के अंदर काम कर रहे थे, आज वो अपन सेगमेंट ही अब डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें जो है वो आपकी चली जाती है। तो कहने का मतलब बिजनेस मॉडल में चेंज हो सकता है। अब चेंज इन बिजनेस मॉडल इंक्लूड द फॉलोइंग, इसके अंदर क्या शामिल है? एन एंटिटी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल लोन। अब हमारे पास में कुछ कमर्शियल लोन का पोर्टफोलियो है, हमने बहुत सारे लोन दे रखे हैं। कहता है इट होल्ड्स टू सेल इन द शॉर्ट टर्म। इट होल्ड्स टू सेल का मतलब क्या है? मैं इसलिए रखा है मैंने उन पोर्टफोलियो को ताकि मैं शॉर्ट टर्म में उन्हें बेच सकूं। तो सेल मेरा बिजनेस मॉडल हो गया, शॉर्ट टर्म के अंदर मैं सेल कर सकूं, तो होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है। नाउ द एंटिटी एक्वायर्स अ कंपनी दैट मैनेजेस अ कमर्शियल लोन। अब क्या हुआ कि मैंने किसी दूसरे कंपनी को खरीद लिया है, मैंने किसी दूसरे कंपनी को खरीद लिया है। अब उसका काम ही यही है कि वो कमर्शियल लोन को मैनेज करती है। मैनेज करने का मतलब उसको ऑपरेट करती है, उसके ऊपर काम करती है, यानी उसके अंदर ट्रेडिंग करना नहीं। अब उसका ऑब्जेक्टिव है उस चीज को होल्ड करके उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी करना, क्योंकि उसका काम ही यही है मैनेजमेंट करने का। ठीक है, तो कहता है इन दैट केस एंटिटी हैज अ बिजनेस मॉडल दैट होल्ड्स द लोन इन ऑर्डर टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। अब हम क्या करेंगे, जब हमने उस कंपनी को खरीद लिया तो हम कहेंगे देखो हमारे पास में ये कमर्शियल पोर्टफोलियो है, आप संभालो इस पोर्टफोलियो को और बढ़िया तरीके से इसको मैनेज करो। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मैं बेचूंगा क्यों फिर इसको? मैं नहीं बेचूंगा। सेल वाला बिजनेस मॉडल नहीं रहा मेरा, होल्ड टू सेल वाला बिजनेस मॉडल ना होकर अब मेरा क्या हो गया? बिजनेस मॉडल होल्ड वाला हो गया है। बिजनेस मॉडल क्या हो गया है? होल्ड वाला हो गया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर
The portfolio of commercial loans is no longer for sale and the portfolio is now managed together with the acquired commercial loans and all are held to collect the contractual cash flows. सारे के सारे चीजें किस लिए रखी गई है? फिर बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की प्राप्ति के लिए अब ये सारी चीजें हम सब लोग मैनेज करके रखेंगे। हो गया यहाँ पे चेंज। फिर कहता है ए फाइनेंशियल सर्विस फर्म डिसाइड्स टू शट डाउन इट्स रिटेल मॉर्गेज बिजनेस। उल्टा एग्जांपल, मेरा एक फाइनेंशियल सर्विस का फर्म था जहां पे हमने हमारा जो बिजनेस है अब वो शट डाउन करने का निर्णय ले लिया है। दैट बिजनेस नो लॉन्गर एक्सेप्ट्स न्यू बिजनेस एंड द फाइनेंशियल सर्विस फर्म इज एक्टिवली मार्केटिंग इट्स मॉर्गेज लोन पोर्टफोलियो फॉर सेल। अब मैं क्या करूंगा? सीधी बात है, मेरे पास में जो मॉर्गेज लोन का पोर्टफोलियो है किसी को बेच दूंगा। मैंने बोला कोई जो यार जिनके पास में ऐसा कुछ फाइनेंशियल सर्विस कोई देता है, ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाए मुझे, तो मैं मेरा ये लोन का पोर्टफोलियो उसको बेच दूं ताकि वो इनको रिकवर कर ले और मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाए। तो जो पहले मेरा इंटेंशन था होल्ड का, अब वो क्या हो गया? सेल का हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए, है ना। अब कहता है अकाउंटिंग फॉर रिक्लासिफिकेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि एग्जाम में एक बार शायद पूछा भी गया था कि अकाउंटिंग फॉर रिक्लासिफिकेशन क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहता है कि a change in the objective of the entity's business model must be effected before the reclassification date। यानी कहने का मतलब आपका जो भी reclassification date होगा उसके पहले आपके सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो जाने चाहिए। डॉक्यूमेंटेड अकाउंटिंग पॉलिसी नई आ जानी चाहिए, मैनेजमेंट का डिसीजन फाइनल हो जाना चाहिए, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ फाइनेंशियल सर्विस फर्म डिसाइड्स ऑन 15 फरवरी को वो डिसाइड करता है टू शट डाउन इट्स रिटेल मॉर्गेज बिजनेस and hence must reclassify all affected financial assets on 1st April, the first day of the entity's next reporting period। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप सब लोग। और ये आपसे मैं पूछूंगा कि एक्चुअल में ये डेट जो है वो है क्या, किस दिन से रिक्लासिफिकेशन होगा। नाउ द एंटिटी मस्ट नॉट एक्सेप्ट न्यू रिटेल मॉर्गेज बिजनेस और अदरवाइज एंगेज इन एनी एक्टिविटीज कंसिस्टेंट विद इट्स फॉर्मर बिजनेस मॉडल आफ्टर 15 फरवरी 15th of Feb के बाद में। नाउ अब देखिएगा, कहता इफ एन एंटिटी रिक्लासिफाइज एनी फाइनेंशियल एसेट्स इट मस्ट डू सो प्रोस्पेक्टिवली। इसको अंडरलाइन करिए, prospectively from the reclassification date, and the entity shall not restate any previously recognized gain loss including impairment gain or losses or interest। तो क्या क्या बातें हो गई सर यहाँ पे? रीस्टेट नहीं करना, प्रोस्पेक्टिवली करना है, और जब आपने रिक्लासिफिकेशन किया तो रिक्लासिफिकेशन के बाद में वो पुराना वाला धंधा बिल्कुल भी बंद हो जाना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे जैसा पहले करते थे। और रिक्लासिफिकेशन का इफेक्ट आएगा कब से? तो बताइए, यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर एंटिटी ने 1 जनवरी को डिसाइड किया कि मेरा जो प्रीवियस बिजनेस मॉडल है और ये जो मेरा करंट बिजनेस मॉडल है, प्रीवियस बिजनेस मॉडल होल्ड का था सर, सेल का बन गया है अब जनवरी में, 1 जनवरी को, ठीक है ना। तो अब 1 जनवरी के बाद में जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिस पर मेरे को होल्ड मॉडल लगाना है। बट रिक्लासिफिकेशन का इंपैक्ट कब से आएगा, यानी हम लोग रिक्लासिफिकेशन कर कब पाएंगे, अकाउंटिंग कब से हो पाएगी? विद इफेक्ट फ्रॉम। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका रिक्लासिफिकेशन होगा कब? पुराने टाइम से। वापस पढ़िए जरा एक बार, वो तो मना कर रहा है, प्रोस्पेक्टिवली करने के लिए बोल रहा है, पुराना टाइम कैसे होगा? तो वो 1 अप्रैल बोल रहा है। कौन सी 1 अप्रैल? आने वाली 1 अप्रैल। आने वाली बोल रहा ना, तो पुराना टाइम कहाँ हुआ? वो तो नया टाइम हुआ, अपकमिंग टाइम हो गया ना। सॉरी, यहां पे मैं लिख देता हूं साल भी, 1 जनवरी 2021। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 2021 को मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरा बिजनेस मॉडल होल्ड से सेल पर कन्वर्ट हो जाएगा। होल्ड से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? सेल पे। कोई भी हो सकता है, मतलब बिजनेस मॉडल चेंज हो गया इन शॉर्ट। अब रिक्लासिफिकेशन कब से करना है? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग जो है रिक्लासिफिकेशन की कब से स्टार्ट होगी? विद इफेक्ट फ्रॉम। बताइए,
देख लीजिए इस एग्जाम्पल को, देखिए इसमें सब दिया हुआ है, अच्छे से बताइए। 1 अप्रैल 2021, तो कहना क्या मतलब, आप कह रहे हो कि सर हमने अगर जैन में डिसीजन लिया तो भी इसका रिक्लासिफिकेशन कब से होगा? 1 अप्रैल 2021 से। तो अगर मैंने ये डिसीजन मान लो 1 अप्रैल को ही लिया होता तो 1 अप्रैल 2020 को मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब आज से बिजनेस मॉडल शिफ्ट कर रहा हूं, तो फिर देखिए इसी लाइन को पढ़ेंगे आप, एक ही बात ध्यान रखेंगे, क्या चीज? फर्स्ट डे of the entity's next reporting period. First day of the entity's next reporting period. So if you are taking this decision on 1st April, तो फिर बाद में आपको नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की अनुमति कब से होगी? नेक्स्ट अप्रैल से। यानी आपको इस साल क्या करना पड़ेगा? वो पुराना वाला ही सिस्टम करना पड़ेगा, और 1 अप्रैल के बाद में आपको पुराने बिजनेस मॉडल को यूज करने की भी अनुमति नहीं रहेगी, है ना? पुराना बिजनेस मॉडल नहीं लगा सकते आप। बट रिक्लासिफिकेशन जो होगा वो आपको कब चेंज करना है? फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसका मतलब जिस साल में आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैं बिजनेस मॉडल बदलूंगा, उसके अगले साल के पहले दिन से ये नया मॉडल इफेक्ट में आता है। समझ में आएगी नहीं यही बात? उसको हम रिक्लासिफिकेशन डेट कहते हैं। और रही बात रिट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन की, तो कोई रिट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन नहीं करनी है, सारी कैलकुलेशन क्या होगी? प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन। तो पहले से आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आगे बात समझ में? तो ये रिक्लासिफिकेशन का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द एंटिटीज नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब करंट रिपोर्टिंग पीरियड का पूरा आपको स्किप करना है, चाहे साल के पहले दिन ही आपने डिसीजन क्यों ना लिया। ठीक है ना? समझ गए? अगर 31 मार्च को ये डिसीजन डॉक्यूमेंट कर लिया गया होता तो फिर बाद में आप 1 अप्रैल से ही लगा सकते थे, है ना? अगर इस सवाल में मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपने 31 मार्च 2020 को ये डिसीजन लिया होता कि भाई हमारा अब बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, तो आप क्या करते बताइए? रिक्लासिफिकेशन की डेट कौन सी लेते? 1 अप्रैल 2021, सॉरी 1 अप्रैल 2020, है ना? 1 अप्रैल 2020 मतलब इमीडिएटली इसके नेक्स्ट दिन वाला जो दिन होता वही हमारा रिक्लासिफिकेशन का दिन कहलाता। अब सर ये क्या है बेसिकली? तो ये है कि वो 1 अप्रैल की तारीख से अब आपकी जो अकाउंटिंग होगी वो कैसे होगी? आपके न्यू बिजनेस मॉडल के तौर तरीकों से। क्लियर है ना? हाँ जी बताइए, क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो फिर बाद में आगे चलते हैं। कहता है फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन द बिजनेस मॉडल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस मॉडल को चेंज जो होता है, जो बिजनेस मॉडल का चेंज नहीं कहलाएगी, जैसे कि अ चेंज इन इंटेंशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स। इस फाइनेंशियल एसेट्स का मेरा इंटेंशन क्या था? मैं इसको होल्ड करूंगा, लेकिन मैंने इसको सेल कर दिया। तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें से किसी एक चीज को मैं सेल कर रहा हूं, तो ओवरऑल मेरा बिजनेस मॉडल है। मैंने क्या कहा था? बिजनेस मॉडल एंटिटी लेवल पे चेक किया जाता है। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था ना बिजनेस मॉडल की क्या बातें होती है। तो बिजनेस मॉडल को हम एंटिटी लेवल पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई इंटेंशन बदला है तो आपका बिजनेस मॉडल नहीं बदला है, वो उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ रहा है वहां पे कि कुछ दिक्कत की वजह से आपको उसको बेचना पड़ रहा है। जैसे कि अपन ने कुछ ऐसे भी बातें करी थी, कुछ स्ट्रेस केस सिनारियो कंपनी को जनरेट होता है। मतलब कंपनी का इंटेंशन उसको होल्ड करना है, लेकिन कंपनी के पास में पैसों की कमी आ गई, तो कंपनी को पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? तो जब कंपनी को वो इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा तो बताइए फिर क्या होगा? वो तो सेल में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशन और स्ट्रेस के सिनेरियो के अंदर आपके बिजनेस मॉडल वायोलेट नहीं होते। ठीक है ना? तो चेंज इन इंटेंशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट्स even in circumstance of a significant changes in the market condition, the temporary disappearance of a particular market or for the financial assets or transfer of financial assets between parts of the entity with different business model।
तो कहने का मतलब दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे अपने को ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपका सेल का बिजनेस मॉडल है, लेकिन सेल के लिए बाजार में ग्राहक ही खत्म हो गए, तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं। आपका मॉडल तो था सेल करने का, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ रहा है, बिकॉज अब आपके पास में क्या है कि टेम्पररी डिसअपियरेंस आ चुका है मार्केट का, मार्केट ही नहीं मिल रहा बेचने के लिए, क्या कर सकते हैं। फिर तीसरी बात कहता है ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द एंटिटी विद डिफरेंट बिजनेस मॉडल। तो अब ये देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, पार्ट ऑफ द एंटिटी मतलब क्या, ग्रुप, ठीक है। जैसे एक ग्रुप है, बहुत सारी कंपनीज है उस ग्रुप के अंदर, तो एक कंपनी अपने दूसरे कंपनी को क्या करती है, मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल एसेट्स ट्रांसफर कर देती है। अब दूसरे कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है, हमारे कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ अलग था स्टैंड अलोन बेसिस पे, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे अपने को देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस मॉडल है। तो कहने का मतलब अगर आप अपने ग्रुप के अंदर चीजों को घुमा रहे हो, तब भी आपके बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आपका वो जो एसेट्स था या वो जो आपकी इंस्ट्रूमेंट थी उसकी अब बिजनेस मॉडल में हम चेंज कर रहे हैं, है ना। समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। ओके चलिए, तो फिर बाद में आगे कहता है फॉलोइंग चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस आर नॉट रिक्लासिफिकेशन। अब कुछ ऐसे चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस हैं जिसको हम रिक्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे, और वो क्या है, an item that was previously a designated and effective hedging instrument in a cash flow hedge। अब ये देखिए दोस्तों, ये नो लॉन्गर क्वालिफाई। अब ये क्या है ना, हेजिंग से रिलेटेड है, तो इसको हम हेज में ही कवर कर पाएंगे कि पहले वो हेजिंग में परफेक्टली क्वालिफाई हो रहा था, अब वो नहीं हो पा रहा। तो अब इसका होता क्या है सर, अब ये चीज अपने को यहां तो नहीं समझ में आएगी, है ना। तो इसके लिए अपन कह देते हैं रेफर हेजिंग, इसको हम लोग हेजिंग में रेफर करा देते हैं। हेजिंग का जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। आइटम बिकम डेजिग्नेटेड एंड इफेक्टिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, सेम वही हो गया ए और बी। चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इफ द एंटिटी टेक्स क्रेडिट डेरिवेटिव दैट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। क्रेडिट रिस्क ये अब डेरिवेटिव से आ गया, मतलब कहने का मतलब अभी किसी चीज पे भी ध्यान ना दें आप, ए बी सी, अभी कोई भी चीज अभी नहीं समझ में आ सकती है अपने को, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लिया अभी अपन ने, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक थ्योरी पूरा का पूरा, और जहाँ पे ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, बेसिकली होल्ड कर रहे हैं इसको, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग सिखाऊंगा। यहाँ तक हमारा जो काम हो गया है वो पूरा का पूरा डिस्कशन का स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब हम इस रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब फिर बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अकाउंटिंग की डिस्कशन करेंगे, और रिक्लासिफिकेशन की जो अकाउंटिंग होगी वो किस प्रकार से करी जाएगी वो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।